ओके चलिए, तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द न्यूक्लिक एसिड। हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था और बेसिकली हम लोगों ने ये समझा था कि न्यूक्लिक एसिड्स आर नथिंग बट द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की जो यूनिट्स हैं अगर वो आपस में ज्वाइन हो जाएं तो हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड अबाउट न्यूक्लियोटाइड, है ना, उसमें हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स हैव 3 कंपोनेंट्स। अब न्यूक्लियोटाइड भी एकदम सिंपल सा मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर भी 3 कंपोनेंट होते हैं, 1 2 3, 3 कंपोनेंट आपस में ज्वाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और वो एक न्यूक्लियोटाइड जब आपस में बहुत सारे ज्वाइन होंगे तो हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो उसमें हमने 2 कंपोनेंट देखे थे। फर्स्ट वन इज़ मोनोसैकेराइड देखा था, जिसे हम लोग पेंटोस शुगर भी कहते थे, याद है। उसमें क्या था, हमारे पास राइबोस था, फाइन। अगर पिछला लेक्चर आप लोग देखिए तो उसमें राइबोस था। तो 2 थे उसमें, आरएनए के अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता था और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का वो होता था। समझ में आती है बात। तो राइबोफ्यूरेनोज होता था आरएनए में और डीऑक्सी राइबोफ्यूरेनोज होता था किसमें, डीएनए के अंदर। उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था। उसके बाद हमने सेकंड चीज़ देखी थी, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेसिस में भी 2 कैटेगरी थी, है ना। टोटल 5 बेसिस हैं। 5 में से जो 2 थे, एडेनिन और ग्वेनिन, वो हमको मिलते थे प्यूरिन से, ठीक है। उसके बाद में जो 3 थे, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, वो हमको मिलते थे पायरिमिडिन से। हमने उन सब के स्ट्रक्चर्स को भी देखा था, फाइन। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, तीसरा कंपोनेंट पढ़ने से पहले अब देखो, ज्वाइन तो हमको तीनों कंपोनेंट करने हैं, ठीक है। देखो, मोनोसैकेराइड दैट इज पेंटोस शुगर को ज्वाइन करना है, साथ में बेस है, उसके बाद में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये तीनों को ज्वाइन करना है। तो अभी हमने ये दो ग्रुप देखा ना, पेंटोस शुगर वाला और जो है नाइट्रोजन बेस वाला। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, है ना। उसके बाद थर्ड ग्रुप देखेंगे और उसको कैसे ज्वाइन करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि हमारा जो मोनोसैकेराइड है या जो पेंटोस शुगर है और जो नाइट्रोजन बेसिस है, उनकी ज्वाइनिंग कैसे होती है वो हमको देखना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर मेरा पेंटोस शुगर, है ना। अब ज़रा ये वाले पार्ट पर फोकस करिए, ठीक है। ये वाला मेरा कौन सा है, पेंटोस शुगर है, दैट इज़ द राइबो। अभी देखो, ये आरएनए हो या डीएनए हो, आरएनए होगा तो यहाँ पर OH ग्रुप होगा, डीएनए होगा तो यहाँ पर OH ग्रुप की जगह क्या होगा, डीऑक्सी, मतलब यहाँ पर सिर्फ H होगी। समझ में आती है बात। तो हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखेंगे। देखो, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मतलब क्या, आरएनए वाला जो पेंटोस शुगर है, दैट इज़ दिस शुगर, उसके साथ जो है प्यूरिन और पायरिमिडिन के जो बेसिस हैं, याद होगा अगर आपको मैंने बताया था, एडेनिन और ग्वानिन, वो जो प्यूरिन के थे वो तो दोनों में लगते हैं, है ना, वो दोनों के अंदर लगते हैं। और जो है पायरिमिडिन, दोनों मतलब कौन कौन से, आरएनए और डीएनए दोनों के पेंटोस शुगर के साथ वो ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरे जो पायरिमिडिन के थे, साइटोसिन दोनों में लगता था, यूरेसिल एक में लगता था और थायमिन एक में लगता था। समझ में आती है बात। तो हम लोग सारे कॉम्बिनेशंस देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अब हम लोग लेते हैं पेंटोस शुगर, जो कौन सा है, राइबो वाला है ना। ये जो आरएनए में पाया जाता है, ये राइबोफ्यूरेनोज है। ये हम लोग चेक करेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अब हम लोग देखते हैं जो नाइट्रोजन बेस है। लेट्स से हम लोग अगर प्यूरिन के अंदर बात करें तो प्यूरिन में 2 होते हैं, एक एडेनिन होता है, एक ग्वानिन होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन का। ग्वानिन का भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिफ़र होता है, बल्कि ये वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम। अब देखिए, ये इसमें भी फिक्स चीज़ें हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ से ज्वाइन होगा, ये बिल्कुल फिक्स है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो पेंटोस शुगर के अंदर आइदर वो आरएनए का हो या डीएनए का हो, उसमें जो फर्स्ट कार्बन वाला है ना, फर्स्ट कार्बन, याद होगा अगर किसी को, हम लोग इसको बोलते थे एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में देखिए इसको क्या बोला जाता था, एनोमेरिक कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन है उसका OH ग्रुप, ध्यान से समझना ज़रा, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप, अगर हमारा जो बेस है वो प्यूरिन के बेसिस के नाइट्रोजन बेसिस है, मतलब या तो एडेनिन या तो ग्वानिन, उसमें जो 9th वाला नाइट्रोजन है उसके ऊपर हाइड्रोजन, देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो NH ग्रुप है 9th वाला, है ना, ये NH ग्रुप एडेनिन में भी होगा, ये NH ग्रुप ग्वानिन में भी होगा। आप लोग चेक करिए, ये वाला जो है दोनों के अंदर सेम होता है, एडेनिन के अंदर भी, ग्वानिन के अंदर भी। तो 9th वाले नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन है, ये नंबरिंग हमने लास्ट टाइम भी दी थी, ठीक है। ये वाली हाइड्रोजन और फर्स्ट कार्बन, जो पेंटोस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है, ये OH ग्रुप, ये आपस में क्या होते हैं, निकल जाते हैं और क्या, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। बहुत ध्यान से समझना है, नंबरिंग आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। पेंटोस शुगर का फर्स्ट कार्बन,
फाइन। इसी तरह जो है हमारा जो नाइट्रोजन बेस कौन वाला है, प्यूरिन वाला। प्यूरिन के अंदर एडेनिन भी हो सकता है, या हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ग्वानिन भी, है ना। ग्वानिन के अंदर सिर्फ यहाँ की स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम होता है। तो पेंटोस शुगर का फर्स्ट कार्बन उसका OH ग्रुप, और प्यूरिन का जो बेसिस है आइदर एडेनिन हो या ग्वानिन हो, उसका जो 9th वाला कार्बन उसकी जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन और ये वाला OH ग्रुप आपस में निकलेंगे और क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर वो बनाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। अब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जब निकलेगा -H2O के फॉर्म में, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, ये वैलेंसी फ्री हुई, ये दोनों क्या होंगे, आपस में आकर ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ज्वाइन करेंगे हमारी पेंटोस शुगर को प्यूरिन के नाइट्रोजन बेसिस के साथ। याद रखना, पेंटोस शुगर देखो RNA के फॉर्म में रहेगा तो OH रहेगा, और DNA रहेगा तो ये बन जाएगा। हो गई बात ख़त्म, समझ में आती बात। तो DNA को भी हमने प्यूरिन के बेसिस से या तो एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा, दोनों में ये पार्ट कॉमन होता है। आप लोग ये याद रखना, स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो या तो DNA का हो, है ना, मतलब डीऑक्सीराइबो हो या सिर्फ राइबो हो, तो इनका जो फर्स्ट कार्बन है उसका OH ग्रुप, और ये जो प्यूरिन के जो बेसिस हैं हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन, उनके 9th वाले नाइट्रोजन के हाइड्रोजन, वो लोग आपस में क्या निकालते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। और ये नाइट्रोजन और ये फर्स्ट कार्बन क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। तो इस तरीके से हमारा एक जो है मोनोसैकेराइड दैट इज़ पेंटोस शुगर, और प्यूरिन का ये जो नाइट्रोजन का बेस है, ये दोनों आपस में ज्वाइन हुए। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखते हैं प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन रखा। अब देखिए यहाँ पर है ना, RNA DNA दोनों केस ले लिया हमने, यहाँ पर भी RNA DNA दोनों केस ले सकते हैं। OH रहा तो RNA है और H रहा तो कौन सा केस है, DNA। अब आते हैं पायरिमिडिन के केस में। अब पायरिमिडिन के केस में तीनों देखिए, या तो साइटोसिन को देखिए, या थाइमिन को देखिए, या यूरेसिल को देखिए। तीनों के अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये वाला पार्ट तीनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। ये वाला पार्ट तीनों के अंदर कैसा है, कॉमन है। आती है बात समझ में। और बाकी थाइमिन और यूरेसिल में ना यहाँ पर O लगता है, किसी पर यहाँ पर CH3 लग जाता है। इस तरीके से क्या होता है, मतलब उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन या तो साइटोसिन हो, या तो थाइमिन हो, या तो यूरेसिल हो, उन तीनों के अंदर ये वाला पार्ट क्या होगा, कॉमन होगा। तो अब अगर हमको हमारे पेंटोस शुगर से पायरिमिडिन के बेसिस में से किसी एक को क्या कराना है, ज्वाइन कराना है, तो हमारा एनोमेरिक कार्बन, ये जो फर्स्ट कार्बन है, इनके अंदर ये चीज़ सेम होगी। फर्स्ट कार्बन और पायरिमिडिन का जो फर्स्ट वाली नाइट्रोजन है नीचे वाली, उसका H और ये वाले OH ये क्या करते हैं, आपस में वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, और अब इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। अब अगर ये RNA रहा तो यहाँ OH रहेगा, और अगर ये DNA रहा तो यहाँ पर क्या रहेगा, सेकंड वाले कार्बन पर H रहेगा। और पायरिमिडिन का कोई सा भी साइटोसिन तो दोनों में लगता है, एक थाइमिन आई थिंक DNA में लगता है, RNA में नहीं लगता, और यूरेसिल RNA में लगता है, DNA में नहीं लगता। तो अकॉर्डिंगली जिसमें भी लगाना है आप लोगों को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, बस ये फर्स्ट वाली नाइट्रोजन का जो H है और फर्स्ट वाले कार्बन का OH, इन दोनों को क्या करो आप लोग, उसके अंदर से H2O को क्या कर दो, रिलीज़ कर दो, और ये इस तरीके से आप लोगों को बॉन्डिंग करना है। आती है बात समझ में। तो हमने को सारी पॉसिबिलिटीज़ देख लिए ना, या तो RNA के साथ पायरिमिडिन लगाओ, कैसे लगाना है, या DNA के साथ पायरिमिडिन लगाओ, इसको कैसे लगाना है, ये हो गया। इसी तरह अगर RNA के साथ जो है प्यूरिन लगाना है, यहाँ से लगा सकते हो। इसी तरह DNA बनाना है तो इसको DNA बनाकर प्यूरिन लगा दिया, इस तरीके से। तो अब हमने ये देख लिया कि सारी पॉसिबिलिटीज़ के किस तरह पेंटोस शुगर, या तो वो DNA हो या तो वो RNA हो, उसके साथ हम लोग जो नाइट्रोजन बेस लगाएंगे, या तो वो प्यूरिन का हो या तो वो पायरिमिडिन का हो, उसको किस तरह से अटैच किया जाता है। देखो पेंटोस शुगर बिल्कुल सिंपल है। दोनों केस में, DNA के केस में, RNA केस में, हमेशा पहला कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन होता है उसका OH ग्रुप यूज़ होने वाला है। उसके बाद में सिर्फ देखना क्या नाइट्रोजन बेस में वो प्यूरिन वाला है या पायरिमिडिन बेस वाला है। प्यूरिन के बेस में दो हैं अपने पास, एडेनिन और ग्वानिन। अगर ये दोनों होंगे तो 9th वाली जो नाइट्रोजन है उसकी हाइड्रोजन रिमूव करना है। और पायरिमिडिन के केस में जो 3 है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, उसकी जो फर्स्ट वाली नाइट्रोजन है उसकी हाइड्रोजन रिमूव करना है। बाकी नीचे की चीज़ें बिल्कुल सेम होने वाली। आती है बात समझ में। तो हमने देखिए 2 आउट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो जब 2 कंपोनेंट आपस में ज्वाइन होते हैं, कौन कौन से, शुगर प्लस बेस, तो इसको याद रखना, इससे मिलके जो मॉलिक्यूल बनता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, है ना, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर प्लस बेस आपस में ज्वाइन होंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, ये मॉलिक्यूल कहलाता है न्यूक्लियोसाइड।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा भी जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इसमें डिफरेंस है, आप लोग इसको ध्यान में रखना। आती है बात समझ में? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड वाले कंपोनेंट की तरफ। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज़ नथिंग बट अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जो थर्ड, अब देखो दो कंपोनेंट हमने देख लिया है ना, पेंटोस शुगर भी देख लिया, नाइट्रोजन बेस भी देख लिया हमने। अब आते हैं थर्ड कंपोनेंट की तरफ। थर्ड कंपोनेंट क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। तो देखिए ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फॉस्फेट ग्रुप। एकदम सिंपल है। फॉस्फोरस की वैलेंसी इसके अंदर 5 है। ठीक है, वो 5 बॉन्ड बनाएगा। कैसे? इसके देखो, एक तरफ ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ रहेगा और 3 तरफ रहेंगे OH ग्रुप। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड 2 3 4 5, समझ में आती है बात? तो एक फॉस्फोरस क्या करेगा? 5 बॉन्ड बनाएगा। 5, या बेसिकली अगर आप लोगों को आसानी से समझना है तो चारों तरफ उसके बॉन्डिंग करो। एक तरफ ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन कर दो, बाकी 3 तरफ क्या करो? सिंगल बॉन्ड के साथ OH के साथ ज्वाइन कर दो। आगे ही बात समझ में? तो ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये सब में सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, एक ही होता है। अच्छा, अब इसको लिखने का एक दूसरा मेथड भी ये है कि अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इनके बीच में OH ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो आमतौर से जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाती है। रिमूव हो जाती है मतलब क्या? वो ऑक्सीजन से डिस्कनेक्ट हो जाती है, रहती है, लेकिन जब ज्वाइनिंग के टाइम पर ये क्या होती है? रिमूव होती है। और इसको आमतौर से हम लोग लिखते भी नहीं। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन डिटैच हो गई ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आएगा? माइनस का। ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर आएगा प्लस। देखिए बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो वो क्या करेगी? H को हटा देगी और ऑक्सीजन पर आता है चार्ज माइनस। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो देखो ये लिखने का मेथड है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये O माइनस है ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन भी है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन उसे लिखा नहीं जाता। समझ में आती है बात? तो ये OH और या ये मेथड, ये रिप्रेजेंटेशन करो या ये रिप्रेजेंटेशन करो, दोनों भी बिल्कुल सेम है। तो फॉस्फेट ग्रुप आपको याद रखना है, P डबल बॉन्ड O है और 3 तरफ OH ग्रुप है, और OH ग्रुप की वजह O माइनस के साथ, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट है। आती है बात समझ में? ये आप लोगों को याद रखना है। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ कि अब हमने एक न्यूक्लियोसाइड तो बना लिया। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या? शुगर को नाइट्रोजन बेस के साथ क्या कर दिया? हमने ऐड कर दिया। अब उसमें हमको ऐड क्या करना है? उसमें हमको ऐड करना है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो जो वो न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर जब हम लोग फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे तो अब वो तीनों है ना, तीनों कंपोनेंट्स एक साथ ऐड हो गए, तो उससे क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो अब देखिए होगा कैसे? ये तो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारा क्या है? लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर OH है। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ किसको शो कर रहे हैं? OH को शो कर रहे हैं। देखो यहाँ पर H होता है, यहाँ H होता है, यहाँ H होता है, यहाँ H होता है, वो दिखाया नहीं जाता। इसलिए कि अगर आप लोगों को याद हो, बिल्कुल बेसिक 11th में हमने पढ़ा था, कार्बन और हाइड्रोजन को बताया नहीं जाता है फॉर्मूले के अंदर। अगर हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्म में तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को बताया नहीं जाता, सिर्फ उसके अलावा के जो होते हैं उनको बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, इस तरीके से वो हमने। अब देखिए होगा क्या? अभी हमने देखा ये पायरिमिडीन का बेस है। लेट से अगर कोई प्यूरिन का बेस होता तो उसकी 9th वाली नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकलती। अब ये पायरिमिडीन का, तो ये फर्स्ट वाली नाइट्रोजन उससे हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ का OH निकलेगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे? ज्वाइन होंगे इस तरीके से। तो ये तो अभी हमने देखा कि ये इतना पार्ट कौन सा है मेरा? ये न्यूक्लियोसाइड का पार्ट है। ये पेंटोस शुगर है, ये नाइट्रोजन बेसिस। अब यहाँ पर आप लोग अगर DNA करना चाहो तो ये पूरे ग्रुप को मतलब O हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगी? H बचेगी ना। और हाइड्रोजन को बता रहे हैं हम लोग, नहीं हाइड्रोजन को नहीं बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होता। इसका मतलब अगर देखिए अब शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर OH लिखा है, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ कार्बन। सेकंड कार्बन पर OH लिखा है मतलब ये राइबोफ्यूरेनोस है। और अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब सिर्फ H है यहाँ पर, समझ में आती है बात? कुछ नहीं लिखा, डीऑक्सी करना है, डीऑक्सी करना है तो ऑक्सीजन हटाओ, ऑक्सीजन हटा, बचा क्या? हाइड्रोजन। कोई हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं क्या? नहीं, तो इसको भी नहीं दिखाते। कुछ नहीं है मतलब ये DNA के उसके अंदर है, और OH है मतलब ये RNA के अंदर है। तो यहाँ से DNA RNA बन जाएगा, यहाँ से प्यूरिन या पायरिमिडीन के बेसिस आ जाएंगे। ठीक है, पायरिमिडीन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन, प्यूरिन है तो 9th नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ तक क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है। फाइन, तो ये इस तरीके से। अब इसमें याद रखिए कि हमारे पास जो बेस है, देखो बेस से ही बेस बोल रहा हूँ, पेंटोस शुगर से ही बेस भी अटैच होता है, पेंटोस शुगर से ही फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। पेंटोस शुगर जो है ना अपने साथ बेस को अटैच करेगी, पेंटोस शुगर अपने साथ फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेगी, ये दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होते। तो अब देखिए हमारे पास बेस में अब ये वाला जो कार्बन है, 5th वाला कार्बन,
उसका जो OH ग्रुप है वो हमारे अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर तीनों जगह OH है ना, यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन अब मैंने बताया कि तीनों जगह क्या है, OH ग्रुप है। तो ये वाली एक OH ग्रुप और ये OH, ये OH और ये वाला H, ये देखो ये आपस में निकल जाएंगे और क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। एकदम सिंपल, ये OH और ये H है ना, फॉस्फेट ग्रुप की एक हाइड्रोजन जो 3 OH में से है वो एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH, ये आपस में क्या बना लेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। और यहाँ की ज्वाइनिंग फिर कैसी होगी, अब यहाँ की जो ऑक्सीजन बची है वो इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगी और ये बन गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप की लिंकिंग विद पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर का जो 5th वाला कार्बन है उसका OH ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के जो तीनों OH में से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकलेगी और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में जो लिंकिंग हो जाएगी, इसकी वजह से अब देखिए पूरा फॉस्फेट ग्रुप भी क्या हो गया, हमारे बेस के पेंटोस शुगर के साथ अटैच हो गया। तो अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th वाला कार्बन उसका OH ग्रुप, ठीक है, पेंटोस शुगर में, और इसी तरह यहाँ पर जो फॉस्फेट में जो 3 OH ग्रुप है उसमें से एक ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर क्या बाहर निकालेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। ये अब कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियोटाइड का। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आपको RNA की जगह DNA करना है तो बस ये कर दो, ये क्या बन गया, DNA बन गया। इसी तरह अगर ये बेस को चेंज करना है, प्यूरिन रखना है तो प्यूरिन वाला रखो, पायरिमिडिन रखना है तो पायरिमिडिन वाला रखो। आती है बात समझ में। और ये तो सब में क्या होता है, कॉमन होता है। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लियोटाइड। तो अब याद रखिए न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, एक पेंटोस शुगर होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है और एक फॉस्फेट होता है, और इस तरीके से उनकी लिंकिंग होती है। फाइन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ओके, अब एक छोटा सा पार्ट है वो भी देख लेते हैं, नेमिंग होती कैसे है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड की जो नेमिंग है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में हमारा जो हमने लिया एक पेंटोस शुगर लिया, अभी मैं इसको देख क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ये RNA वाला है। यस और नो, RNA है ना, OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, दैट्स वाई ये RNA है। अगर यहाँ OH ग्रुप नहीं होता तो क्या होता है, DNA। तो ये RNA पेंटोस शुगर है। फॉस्फेट ग्रुप तो सेम होता है और बेसिस होते हैं। तो अब RNA में हम लोग 4 टाइप के बेसिस लगा सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल RNA में होता है, DNA में नहीं होता। तो अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे देते हैं कि लेट्स से अगर यहाँ पर हमारा एडेनिन लगा है, तो एडेनिन लगा है तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग A। एडेनिन का सिंबल क्या है, A। और फॉस्फेट ग्रुप याद रखना ये एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसको लिखा जाएगा MP। M स्टैंड फॉर मोनो, P स्टैंड फॉर फॉस्फेट। तो ये क्या है, ये है मेरा एडेनिन, है ना। MP का नाम क्या हो जाएगा, मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और ये हो गया हमारा RNA, है ना। कुछ नहीं लिखा, अभी बताऊंगा DNA के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये AMP स्टैंड A फॉर एडेनिन, MP फॉर, तो MP सब में लगेगा क्योंकि हर एक में DNA हो, RNA हो, हर एक कैसा होता है, मोनोफॉस्फेट ग्रुप होता है, हर एक में सिंगल फॉस्फेट होता है, इसलिए हम लोग मोनोफॉस्फेट लिखते हैं। और A किसके लिए है, ये हमारे बेस के लिए। अच्छा, अगर एडेनिन की ग्वानिन होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर ग्वानिन होगा तो इसका नाम हो जाएगा GMP। आती है बात समझ में। अगर साइटोसिन होगा तो इसका नाम हो जाएगा CMP, और यूरेसिल होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, UMP। ठीक है, ये 4 नाम हो जाएंगे, AMP, GMP, CMP एंड UMP। इस तरीके से इसका नाम देना है। आती है बात समझ में। अब आते हैं DNA की तरफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं DNA की तरफ। DNA में क्या होगा, OH ग्रुप होगा क्या यहाँ पर, सेकंड पोजीशन पर नहीं होगा, मतलब O निकलता है और हाइड्रोजन को शो नहीं करते। अब उसमें ये 3 बेस कॉमन है, चौथा बेस क्या होता है, थायमीन का होता है। फाइन, चौथा बेस क्या होता है, ये थायमीन का होता है। अब देखिए इसमें जो नेमिंग होगी, अब अगर लेट से मैंने यहाँ पर लगाया एडेनिन, ठीक है, तो एडेनिन का A तो हो गया, मोनोफॉस्फेट का MP हो गया। अब ये DNA बताना है क्योंकि ये तो सेम नाम RNA में था ना। DNA इसको शो करने के लिए स्टार्टिंग में हम लोग स्मॉल d लगा देते हैं। स्मॉल d क्या शो करेगा, ये DNA वाला है। DNA वाला मतलब डीऑक्सीराइबो वाला है। फाइन, समझ में आती है बात। तो स्मॉल d लग गया मतलब ये DNA है, कुछ नहीं है मतलब RNA है। A क्या है, तो नाइट्रोजन बेस है यहाँ पर। अब देखो A की जगह अगर हम लोग ग्वानिन यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, DGMP। अगर हम लोग यहाँ पर साइटोसिन यूज़ करें तो DCMP, और अगर हम लोग यहाँ थायमिन यूज़ करें तो DTMP। आती है बात समझ में। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, MP फॉर मोनोफॉस्फेट, और D लगा दिया मतलब ये क्या है हमारा DNA।
फाइन, सिंपल सा है। तो पहले अगर डी लगा है इसका मतलब डीएनए है, उसके बाद का लेटर कौन सा बेस लगा है वो है, और एमपी तो हर एक में कॉमन होता है, दैट इज़ मोनोफॉस्फेट। ये आसान सी चीज़, इसको ये नेमिंग होती है, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, नाउ हम लोग आगे चलते हैं। अब हमने जो है न्यूक्लियोटाइड तो देख लिया, ठीक है। ये देखिए, अगर ऊपर की तरफ देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड है ना, जिसके पास पेंटोस शुगर है, बेस है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। नीचे की तरफ आ जाए, ये न्यूक्लियोटाइड है ना, जिसके पास पेंटोस शुगर है, बेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। इसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट टाइप उसमें लिखा समझ जाने के लिए। सेम चीज़ है, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, 3 OH ग्रुप में से अभी एक के ओ तो किसके साथ अटैच हो गया, CH2 के साथ। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड हैं। बट अभी हम लोग अब जो फाइनल बोल रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और जब वो बहुत सारे आपस में ज्वाइन होंगे तो वो चेन जो बनेगी अब फाइनली वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी न्यूक्लिक एसिड। आती है बात समझ में। तो अब फाइनल स्टेज हमको देखना ये है कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में ज्वाइन कैसे करना। कि देखो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करना पड़ेंगी कि बेसेस पेंटोस शुगर से कैसे ज्वाइन होंगे, प्यूरिन होगा तो क्या, पैरामिडिन होगा, बेस हो गए तो क्या, इसी तरह फॉस्फेट जो है कौन से कार्बन के OH से अटैच होती है, ये सारी। इसी तरह हमको यहाँ देखना है कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, अब देखो ऊपर एक मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है, नीचे एक मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, तो बहुत ध्यान से देखना। अब इसमें होगा क्या, एक न्यूक्लियोटाइड का जो पेंटोस शुगर में जो 3rd वाला कार्बन का जो OH ग्रुप, अब देखिए 3rd वाला कार्बन का जो OH ग्रुप है ये DNA में भी प्रेजेंट होता है, RNA में भी होता है। 2nd वाला OH ग्रुप DNA में नहीं होता है ना, OH नहीं होता, सिर्फ H होता है। बट 3rd वाले कार्बन का OH ग्रुप जो होता है वो DNA में भी प्रेजेंट होता है और RNA के अंदर भी। 1st वाला OH ग्रुप भी यूज़ हो गया यहाँ पर, ये बॉन्डिंग में। 5th वाले कार्बन का OH ग्रुप भी यहाँ पर यूज़ हो गया, और DNA में ये वाला होता ही नहीं। तो बचा कौन सा, सिर्फ 3rd वाले कार्बन का जो OH ग्रुप है। अब ये आखिरी OH ग्रुप बच रहा है जो DNA में भी होता है और RNA में भी। तो इसका मतलब बॉन्डिंग में हमको यह यूज़ करना है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोस शुगर के 3rd कार्बन का OH ग्रुप, और अपने को पता है फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होगी, OH होगा, H हाइड्रोजन होती है। तो ये OH ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप का जो H है उसके साथ ज्वाइन होता है और बाहर क्या निकालता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूक्लियोटाइड जिसकी पेंटोस शुगर यूज़ कर रहे हैं उसके 3rd कार्बन का OH ग्रुप, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जिसका फॉस्फेट ग्रुप हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका जो OH ग्रुप, अभी 2 अभी भी बचा हुआ है ना, समझ में आती है बात। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में निकलेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, और अब ये वाली ऑक्सीजन ये वाले कार्बन के साथ क्या हो जाएगी, इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगी। अब ये हमारी लिंकिंग हो गई। ये लिंकिंग क्या है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में मिलाने वाली लिंकिंग है। आती है बात समझ में। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ याद रखना है कि कौन सा कार्बन का OH ग्रुप यूज़ हो रहा है पेंटोस शुगर में और दूसरी तरफ क्या चीज़ यूज़ होती है। तो अगर 2 न्यूक्लियोटाइड को मिलाना है तो पहले कार्बन की पहले मतलब न्यूक्लियोटाइड के जो पेंटोस शुगर में 3rd कार्बन का OH है वो, और दूसरे में फॉस्फेट ग्रुप का जो OH ग्रुप है उसकी H, इसकी OH आपस में बाहर वो क्या निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और अब ये ऑक्सीजन से ये दोनों ज्वाइन होंगे। समझ में आती है बात। तो ये अब 2 न्यूक्लियोटाइड हो। अच्छा, अब ये न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करना है तो इसका फॉस्फेट ग्रुप तो यूज़ हो गया, ये जैसे कि वैसे रहेगा। अब इसका क्या यूज़ करेंगे हम लोग, 3rd वाला OH। उसके नीचे जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या होगा, उसका फॉस्फेट ग्रुप का OH, और ये वाला 3rd कार्बन का OH ये हम लोग यूज़ करेंगे। इसी तरह अब इसमें ये वाला चीज़ यूज़ हो गई है, तो अब इसका जो अगला बनाएंगे उसका फॉस्फेट ग्रुप के OH का H निकालेंगे, और अगले न्यूक्लियोटाइड के जो पेंटोस शुगर है उसके 3rd कार्बन की OH इससे ज्वाइन करके, तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे। आती है बात समझ में। अगर ये RNA का होता तो सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस क्या हो जाता, यहाँ पर OH की बजाय कुछ नहीं होता, सिर्फ H होता। समझ में आया। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कर रहे हैं, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, फाइनली हमको मिल जाएगा हमारा न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया, एकदम सिंपल है। तो ये लेक्चर में सिर्फ आप लोगों को ज्वाइनिंग ध्यान में रखना है कि कौन सा पार्ट कौन वाले से ज्वाइन होगा। बेसेस के केस में क्या होगा, फॉस्फेट के केस में क्या होगा, पेंटोस शुगर के केस में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। हम लोग आज लेक्चर फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर में आगे की तरफ चलेंगे। थैंक यू।